नमस्कार दोस्तों। 15 अगस्त 1947 भारत सदियों की गुलामी के बाद आज़ाद तो हुआ, लेकिन यह आज़ादी अपने साथ एक बिखरा हुआ भूगोल लेकर आई थी। ब्रिटिश भारत के 17 प्रांतों के अलावा देश के भीतर 562 छोटी बड़ी रियासतें थीं। एक ऐसा भारत जहां हर कुछ कोस पर भाषा बदलती थी, संस्कृति बदलती थी और शासन का तरीका बदलता था। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन रियासतों का एकीकरण न किया होता, तो आज भारत के नक्शे के भीतर सैकड़ों छोटे-छोटे देश होते। लेकिन कहानी रियासतों के विलय पर खत्म नहीं हुई। असली चुनौती तो इसके बाद शुरू हुई। क्या थी? आजाद भारत की प्रशासनिक और भाषाई सीमाओं को तय करना। आज के इस गहरे और बेहद तथ्यात्मक वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे भारत का नक्शा पार्ट ए बी सी डी से बदलकर आज के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में सामने आया। तो 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ, तब भारत में राज्यों को भाषाई आधार पर नहीं, बल्कि प्रशासनिक और ऐतिहासिक सुविधा के अनुसार 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। इसे 4 स्तरीय वर्गीकरण, फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन कहा जाता है। 1951 में भारत के राज्यों को किसी भाषाई आधार पर नहीं, बल्कि प्रशासनिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार पर 4 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया था। इन्हें संविधान की पहली अनुसूची में पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी और पार्ट डी राज्य कहा गया। चलिए हर एक भाग को पहले बारीकी से समझते हैं। पार्ट ए राज्य, ब्रिटिश प्रांतों का उत्तराधिकार। भाग क यानी पार्ट ए में वे राज्य शामिल थे जो आजादी से पहले सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन थे और जिन्हें ब्रिटिश प्रांत कहा जाता था। 1951 में इन राज्यों का शासन जनता द्वारा चुने गए राज्यपाल, गवर्नर्स और राज्य विधानसभाओं द्वारा चलाया जाता था। 1951 में इनकी कुल संख्या थी 9, जिसमें पहला असम। पूर्वोत्तर का यह राज्य आज के मुकाबले में बहुत बड़ा था। मेघालय, नागालैंड और मिजोरम इसी का हिस्सा थे। बिहार, दूसरा बिहार, इसमें आज का झारखंड भी शामिल था। तीसरा बॉम्बे, यह आज का महाराष्ट्र और गुजरात का मिला जुला रूप था। चौथा मध्य प्रदेश, तब इसकी राजधानी नागपुर हुआ करती थी और इसमें छत्तीसगढ़ का हिस्सा भी शामिल था। मद्रास, इसमें आज का तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश का तटीय इलाका और केरल के कुछ हिस्से शामिल थे। छठवां उड़ीसा, पूर्वी भारत का एक तटीय राज्य। सातवां पंजाब, विभाजन के बाद बचे हुए भारतीय पंजाब को तब पूर्वी पंजाब भी कहा जाता था। आठवां उत्तर प्रदेश, आजादी से ठीक पहले इसे संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, जो 1950 में उत्तर प्रदेश बना। और नवां पश्चिम बंगाल, विभाजन के बाद बंगाल का भारतीय हिस्सा। तो ये थे पार्ट ए, भाग क के राज्य। अब भाग ख, पार्ट बी में रियासतों का संघ। ये वे राज्य थे जो बड़ी बड़ी रियासतों या छोटी रियासतों को मिलाकर बनाए गए थे। यहाँ का प्रशासनिक प्रमुख राज्यपाल नहीं, बल्कि राज्य प्रमुख होता था, जो आमतौर पर किसी बड़ी रियासत का पूर्व राजा होता था। 1951 में इनकी संख्या 8 थी, जिसमें पहला हैदराबाद। निजाम की इस रियासत को 1948 में ऑपरेशन पोलो के जरिए भारत में मिलाया गया था। दूसरा जम्मू और कश्मीर, विशेष दर्जे के साथ भारत का अभिन्न अंग बना। तीसरा मध्य भारत, ग्वालियर और इंदौर जैसी रियासतों को मिलाकर बना, जिनकी 2 राजधानियां थी। चौथा मैसूर, आज का कर्नाटक राज्य, जिसकी कमान मैसूर के महाराज के हाथ में राज प्रमुख के तौर पर थी। पांचवा पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ, पेप्सू, पंजाब की सिख रियासतों जैसे पटियाला, नाभा, जींद को मिलाकर बना एक अलग राज्य। छठवां राजस्थान, राजपूताना की दर्जनों रियासतों को मिलाकर बना एक विशाल राज्य। सातवां सौराष्ट्र,
गुजरात के काठियावाड़ इलाके की 200 से ज्यादा छोटी रियासतों को मिलाकर बनाया गया एक राज्य। 8वां, त्रावणकोर कोचीन, आज के केरल का दक्षिण हिस्सा, जो 2 बड़ी रियासतों के विलय से बना था। अब आते हैं तीसरी श्रेणी, भाग ग यानी पार्ट सी राज्यों की। इसमें पूर्व मुख्य आयुक्त के प्रांत, चीफ कमिश्नर प्रोविंस और कुछ छोटी रियासतें शामिल थी। इन राज्यों पर सीधा नियंत्रण केंद्र सरकार का होता था और वहां राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य आयुक्त शासन चलाता था। 1951 में इनकी संख्या 10 थी, जिसमें पहला अजमेर, राजस्थान के बीच में एक छोटा सा प्रशासनिक इलाका। दूसरा भोपाल, नवाब की यह रियासत भोपाल नवाब की यह रियासत सीधे केंद्र के नियंत्रण में थी। तीसरा बिलासपुर, हिमाचल के पास एक छोटी सी पूर्व रियासत। चौथा कूच बिहार, बाद में इसे पश्चिम बंगाल में मिला दिया गया। पांचवा कुर्ग, आज के कर्नाटक का छोटा पहाड़ी जिला, जो तब एक पूरा राज्य था। छठवां दिल्ली, देश की राजधानी जिसका प्रशासनिक ढांचा छोटा था। सातवां हिमाचल प्रदेश, तब यह एक छोटा केंद्र शासित जैसा राज्य था जिसे कई पहाड़ी रियासतों को मिलाकर बनाया गया था। आठवां कच्छ, गुजरात का सीमावर्ती इलाका। नौवां मणिपुर, पूर्वोत्तर की सीमा पर स्थित एक राज्य। और 10वां त्रिपुरा, पूर्व की सीमा पर स्थित एक और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य। आखिरी और चौथी श्रेणी थी भाग घ यानी पार्ट डी। इसमें केवल एक क्षेत्र शामिल था, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। यहाँ की सुरक्षा और रणनीतिक महत्व को देखते हुए इसे सीधे केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर या प्रशासनिक अधिकारी के जरिए संभाला जाता था। यह व्यवस्था अस्थायी थी। देश के विभिन्न हिस्सों, विशेषकर दक्षिण भारत से भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग तीव्र होने लगी। भाषाई राज्यों की मांग की जांच करने के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जून 1948 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया। इस आयोग ने दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। आयोग ने साफ तौर पर कहा कि राज्यों का पुनर्गठन केवल भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, इसके बजाय प्रशासनिक सुविधा, वित्तीय आत्मनिर्भरता और भौगोलिक निरंतरता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। धर आयोग की रिपोर्ट से असंतोष बढ़ा। इसके बाद कांग्रेस ने अपने जयपुर अधिवेशन में एक नई समिति बनाई, जिसे जेवीपी समिति कहा जाता है, जिसमें 3 शीर्ष नेता शामिल थे, जे जवाहरलाल नेहरू, वी वल्लभ भाई पटेल और पी पट्टाभी सीता रमैया। अप्रैल 1949 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। समिति ने राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता और आर्थिक स्थिरता का हवाला देते हुए भाषाई आधार पर पुनर्गठन को औपचारिक रूप से खारिज कर दिया। उनका मानना था कि विभाजन के तुरंत बाद देश को भाषा के नाम पर बांटना खतरनाक हो सकता है। नेताओं के इनकार के बावजूद जनता की भावनाएं उफान पर थी। मद्रास राज्य के तेलुगु भाषी लोग अपने लिए एक अलग आंध्र राज्य की मांग कर रहे थे। इस आंदोलन के केंद्र में थे प्रसिद्ध गांधीवादी नेता पोट्टी श्री रामुलु। उन्होंने 19 अक्टूबर 1952 को आमरण अनशन शुरू कर दिया। दिन बीतते गए, सरकार मौन रही। आखिरकार 56 दिनों के कड़े उपवास के बाद 15 दिसंबर 1952 को पोट्टी श्री रामुलु का निधन हो गया। श्री रामुलु की मृत्यु के बाद पूरे आंध्र क्षेत्र में हिंसक दंगे भड़क उठे। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को झुकना पड़ा। परिणाम स्वरूप 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर गठित होने वाला आजाद भारत का पहला राज्य बना आंध्र राज्य, आंध्र स्टेट, जिसकी राजधानी कर्नूल बनाई गई। यह मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी क्षेत्रों को अलग करके बनाया गया। एक बार जब आंध्र राज्य बना तो देश के अन्य हिस्सों जैसे कन्नड़, मलयालम और मराठी भाषियों से भी ऐसी ही मांगें तेज हो गई। अब सरकार के पास कोई विकल्प नहीं था।
22 दिसंबर 1953 को नेहरू सरकार ने एक त्रिसदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन एसआरसी की घोषणा की। इसके सदस्य थे न्यायमूर्ति फजल अली अध्यक्ष, जो कि सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जज थे, के एम पडिक्कर सदस्य, एच एन कुंजरू सदस्य। 3 सदस्यों की समिति ने देश भर का दौरा किया और सितंबर 1955 को अपनी ऐतिहासिक रिपोर्ट सौंपी। आयोग के निष्कर्ष बहुत ही संतुलित थे। उन्होंने एक भाषा एक राज्य, वन लैंग्वेज वन स्टेट के सिद्धांत को खारिज कर दिया और उन्होंने राज्यों के पुनर्गठन के लिए 4 प्रमुख कारक निर्धारित किए। पहला, देश की सुरक्षा और राष्ट्रीय एकता का संरक्षण, भाषाई और सांस्कृतिक समरूपता, वित्तीय, आर्थिक और प्रशासनिक व्यवहारिकता। चौथा, राष्ट्रीय विकास योजनाओं का सफल क्रियान्वयन। आयोग की मूल सिफारिश थी 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया जाए। सरकार ने फजल अली आयोग की सिफारिशों को कुछ मामूली संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया। इसके लिए राज्य द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 पारित किया गया। इसे संवैधानिक तौर पर वैध बनाने के लिए 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 लागू किया गया। इसके तहत पुराने पार्ट ए बी सी डी के वर्गीकरण को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया और 1 नवंबर 1956 को भारत का एक नया नक्शा तैयार हुआ, जिसमें शामिल थे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज। तो आइए देखते हैं ये 14 राज्य कौन थे। पहला, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद राज्य के तेलुगु क्षेत्रों को जोड़कर विस्तृत किया गया। दूसरा, असम। तीसरा, बिहार। चौथा, बॉम्बे, यह अब भी द्विभाषीय राज्य था, मराठी और गुजराती के लिए। पांचवा, जम्मू कश्मीर। छठा, केरल, त्रावणकोर, कोचीन और मलाबार को मिलाकर बनाया गया। सातवां, मध्य प्रदेश, भोपाल और विंध्य प्रदेश को समाहित किया गया। मद्रास, तमिल भाषी क्षेत्र। मैसूर, कन्नड़ भाषी क्षेत्र जो बाद में कर्नाटक बना। उड़ीसा। 11वां, पंजाब, जिसमें पेप्सू राज्य को भी शामिल किया गया। 12वां, राजस्थान। 13वां, उत्तर प्रदेश और 14वां, पश्चिम बंगाल। 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी दीवी द्वीप समूह, वर्तमान में लक्षद्वीप। 1956 का पुनर्गठन अंतिम नहीं था। समय के साथ क्षेत्रीय अस्मिता, जनजातीय संस्कृति और विकास के असंतुलन के कारण नए राज्यों की मांग उठती रही। आइए इस क्रमिक विकास को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझते हैं। 1960, बॉम्बे का विभाजन। भारी आंदोलन, महागुजरात और संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के बाद बॉम्बे को विभाजित करके महाराष्ट्र, जो कि मराठी भाषी, और गुजरात, जो कि गुजराती भाषी लोगों के लिए बनाया गया। 1961, गोवा, दमन और दीव। ऑपरेशन विजय के जरिए पुर्तगालियों से मुक्त कराकर इन्हें केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। बाद में 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। 1963, नागालैंड। असम के नागा पहाड़ियों के क्षेत्र को अलग करके नागालैंड को भारत का 16वां राज्य बनाया गया। 1966, पंजाब का पुनर्गठन। शाह आयोग की सिफारिश पर अकाली दल के पंजाबी सूबा आंदोलन के कारण पंजाब का विभाजन हुआ। पंजाबी भाषी क्षेत्रों से पंजाब और हिंदी भाषी क्षेत्रों से हरियाणा 17वां राज्य बना और पहाड़ी क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश यूटी में मिला दिया गया। चंडीगढ़ को दोनों की संयुक्त राजधानी और यूनियन टेरिटरी बनाया गया। 1972, पूर्वोत्तर का पुनर्गठन। मणिपुर 19वां, त्रिपुरा 20वां और मेघालय 21वां को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। 1975, सिक्किम का विलय। 35वें और 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां पूर्ण राज्य बनाया गया। इसके पहले यह भारत का एक रक्षित राज्य, प्रोटेक्टरेट स्टेट था। 1987, मिजोरम 23वां, अरुणाचल प्रदेश 24वां
और गोवा 25वां राज्य बने। वर्ष 2000 3 नए राज्यों का जन्म हुआ। प्रशासनिक और क्षेत्रीय विकास के आधार पर इन 3 बड़े राज्यों का विभाजन हुआ। छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना, जो मध्य प्रदेश से अलग हुआ 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड 27वां राज्य बना, जो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ 9 नवंबर 2000 को। झारखंड 28वां राज्य बना, जो बिहार से अलग हुआ 15 नवंबर 2000 को। 2014 तेलंगाना आंध्र प्रदेश को पुनर्गठित कर तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना 2 जून 2014 को। और 2019 में जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन। अगस्त 2019 में संसद ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पारित किया। अनुच्छेद 370 के विशेष प्रावधानों को समाप्त कर जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। इसके बाद 2020 में दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव को मिलाकर एक सिंगल केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जिसके बाद आज भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि क्या भारत सरकार किसी भी राज्य की सीमा कभी भी बदल सकती है? इसका उत्तर है हाँ। भारतीय संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 केंद्र सरकार को यह शक्ति देता है। विशेषकर अनुच्छेद 3 आर्टिकल 3 संसद को निम्नलिखित शक्तियां प्रदान करता है। पहला, किसी भी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके नए राज्य का निर्माण करना। किसी भी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाना या घटाना। तीसरा, किसी भी राज्य की सीमाओं या उसके नाम में परिवर्तन करना। तो इसकी प्रक्रिया क्या है? ऐसा कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना संसद में पेश नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति इस विधेयक को संबंधित राज्य की विधानसभा के पास विचार के लिए भेजते हैं। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि राज्य विधानसभा के विचार या सुझाव को मानने के लिए भारत की संसद बाध्य नहीं है। संसद इसे साधारण बहुमत सिंपल मेजॉरिटी से पारित कर सकती है। इसीलिए भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। भाषाई और क्षेत्रीय आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को लेकर 1950 के दशक में कई पश्चिमी विद्वानों ने भविष्यवाणी की कि भारत भाषा के झगड़ों में टूट जाएगा, लेकिन भारत के लोकतंत्र ने उन भविष्यवाणियों को गलत साबित कर दिया। विविधता को दबाने के बजाय उसे प्रशासनिक रूप से स्वीकार करके भारत ने अपनी राष्ट्रीय एकता को और मजबूत किया। राज्यों के पुनर्गठन की यह गाथा दर्शाती है कि भारत का संघवाद फेडरलिज्म कितना लचीला और मजबूत है, जो समय के साथ नागरिकों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को अपने भीतर समेट लेता है। आपको क्या लगता है, भविष्य में प्रशासनिक सुविधा के लिए अगर छोटे राज्यों का गठन होना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।